हमने एक 6 घंटे का लेक्चर पेला था सिगमंड फ्रॉइड के ऊपर, फ्रॉइड बाबा, सीगी बाबा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात हो और वहाँ पे हम कार्ल युंग के ऊपर बात ना करें। सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल युंग दोनों ने ह्यूमन माइंड के ऊपर बात करी, बट उनकी थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। पहले तो लगता था हाँ भाई बहुत सिमिलैरिटीज़ है, बट आगे जाते जाते वक्त के साथ डिफरेंसेस आने लग गए। बट इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से विद टाइम इनके जो एक फादर सन वाली बॉन्डिंग थी, एक रिलेशनशिप था, वो टूटना शुरू हो गया और ये दोनों अलग हो गए। फ्रॉइड का क्या था ना, फ्रॉइड वॉज मोर ऑफ एन एनालिटिकल थिंकर। वो एनालिसिस करते थे, साइंटिफिक अप्रोच करते थे हर चीज़ का। बट यहीं पे युंग का अप्रोच बहुत ज़्यादा मिस्टिकल था, स्पिरिचुअल था, और उसी वजह से इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थी। सीगी बाबा का बिछड़ाव इनसे सहन नहीं हुआ और इस बिछड़ाव की वजह से वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में रहते थे युंग, और उस वजह से काफ़ी टाइम तक वो पब्लिक स्पेस में आए नहीं, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वेरी फेमस। सिगमंड फ्रॉइड तो फेमस थे ही उस टाइम पे, बट युंग भी कहीं ना कहीं क्योंकि उनके साथ एफिलिएशन था फ्रॉइड के साथ, फेमस होने शुरू हो गए। तो युंग जो थे ना, वो ज़्यादा ही वॉज मोर ऑफ अ बिलीवर ऑन मिस्टिसिज्म और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे, भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे भरोसा करना। एग्जैक्टली भूत प्रेत नहीं, बट ऐसी एक्टिविटीज़ जो सुपर नेचुरल इन नेचर होती है। इस लेक्चर में हम लोग उनका एक इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, उनकी लाइफ क्या थी, क्या इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, कुछ बेसिक्स बताएंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, आई विल मेक एन अल्टीमेट लेक्चर। जैसे हमने सिगमंड फ्रॉइड का 6 घंटे वाला बनाया था ना, लेंथ नहीं पता, बट कार्ल युंग का भी एक अल्टीमेट लेक्चर बनाया जाएगा। तो पार्ट 1 में अगर हम लेते हुए चले, इंट्रोडक्शन टू कार्ल युंग, कहाँ पैदा हुए, किधर से इनकी अर्ली लाइफ शुरू हुई। तो 1875 से लेके 1900 के बीच में इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन चली। स्विट्ज़रलैंड में एक रिलीजियस हाउस होल्ड में ये पैदा हुए, और इनका ना बचपन से फैसिनेशन था ड्रीम्स की तरफ। ड्रीम्स में जो सिंबल्स आ रहे हैं, उसके पीछे की फ़िलॉसफी क्या है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है। और विद टाइम आगे चलते चलते इन्होंने मेडिसिन पढ़ी, साइकियाट्री पढ़ी, और आगे चलते चलते यूजिन ब्लॉयलर जो एक स्विस साइकियाट्रिस्ट खुद भी थे, साइकियाट्री की तरफ से, उनके अंडर इन्होंने ट्रेनिंग करी। अब इनका कोलैबोरेशन और जो ब्रेक था फ्रॉइड के साथ, वो 1907 से 1913 के बीच में चला। 1907 में ये ऑफिशियली फ्रॉइड से मिले, उनके काम से काफ़ी ज़्यादा इन्फायर्ड। बट इनका जो ना डिसएग्रीमेंट थोड़ा ना थोड़ा अनकॉन्शियस के साथ इनका चलता था। फ्रॉइड जो थे बहुत सेक्सुअलिटी के ऊपर फोकस करते थे, और युंग जो थे बहुत ज़्यादा डीप आर्केटाइप सिंबल्स के ऊपर फोकस था, थोड़ा सा टिंच ऑफ मिस्टिसिज्म। तो 1913 में इन डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि अब एक बाप बेटा वाला रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप पनप रहा है आगे, तो बाप थोड़ी तो करेगा बेटे पे दादागिरी की, भाई तू क्या कर रहा है, मैं यहाँ पे साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूँ, तुम अपने लगे पड़े हो स्पिरिचुअलिटी में, मिस्टिसिज्म में, इसको पूरा ही एब्स्ट्रैक्ट बना दिया ह्यूमन साइकोलॉजी का। तो उन्होंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, मेरी थ्योरीज़ आपसे काफ़ी अलग है, मेरी थ्योरीज़ में मेटाफिज़िकल टच है, और हर इंसान में मेटाफिज़िकल टच होता है। और एक इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजी से इन्होंने और साइकोलॉजी को पर्सनल साइकोलॉजी बना दिया युंग ने। तो उस वजह से इनका दोनों का डिवाइड हो गया, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। इनके ऊपर एल्केमी, माइथोलॉजी, लेजेंड्स, स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, डाओइज़्म, डॉइस्ट, हल्की सी फिलॉसफी, इन सब चीज़ों का प्रभाव इनके ऊपर। और इनकी इस प्रभाव की वजह से इनकी साइकोलॉजी में, इनकी थ्योरीज़ में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन आता था। तो लोग कहते थे इनको कि, और ये खुद भी कहते थे कि वेस्टर्न साइकोलॉजी इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी से पूरी तरीके से अलग है। अगर हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है तो स्पिरिचुअलिटी को समझना उसके साथ बहुत ज़रूरी है कोर के ऊपर। ये इनका था। मेजर वर्क्स जो साइकोलॉजिकल टाइप्स 1921 में इन्होंने निकाला, पर्सनालिटी थ्योरी दी, आर्कीटाइप्स और कलेक्टिव अनकॉन्शियस 1951 में अनकॉन्शियसनेस के ऊपर उन्होंने बात करी, उनके कोर कॉन्सेप्ट्स इन्होंने एक्सप्लेन करे। मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शंस 1962 में इनकी ऑटोबायोग्राफी आई, और मैन एंड हिज सिंबल्स 1964 में मेड हिज आइडियाज़ एक्सेसिबल टू एवरीवन, एक्सेसिबल टू द पब्लिक। 2008 तक, या हाँ 8 तक इनके कुछ अनरिलीज्ड काम थे जो उन्होंने रिलीज़ नहीं करे थे, वो भी रिलीज़ हुए हैं, तो आप जाके उसके ऊपर विशेष टिप्पणियाँ पढ़ सकते हैं। 1940 से 1961 में इनका लेटर फेज़ चला, इन लेक्चर देते रहे लिटरेचर के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, और फिलॉसफी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इन्होंने किया। जोसेफ कैम्पबेल जैसे
थिंकर्स को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और 1961 में ही पास्ट अवे। बहुत सॉलिड लेगेसी। साइकोलॉजी की अगर बात होती है तो दो ही लोगों की बात होती है, एक सिगमंड फ्रॉइड सिगी बाबा और युंग बाबा कार्ल युंग, इन दोनों के ऊपर ही बात होती है। अब अगर हम लोग पार्ट 2 में बात कर लें कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं यंगियन साइकोलॉजी में, तो यंग का ना एक मॉडल ऑफ द माइंड था, जैसे फ्रॉइड का अपना मॉडल ऑफ द माइंड था, ईगो, सुपर ईगो, इड के कॉन्सेप्ट्स है, किस तरीके से कंट्रोल चल रहा है बीच में इन लोगों का, और किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो तो ओवरलैप भी चल रहा है, जो हमने 6 घंटे वाले लेक्चर में समझा रखा है। तो इन्होंने ईगो को थोड़ी अपनी ज़रा मसाला, मिर्च मसाला, तड़कता वड़कता, नमक शमक डाला और अपना कॉन्सेप्ट दिया, और ईगो को इन्होंने बोला द कॉन्शियस माइंड, जिसमें इन्होंने कहा जो पार्ट अवेयर है, जो आपका थिंकिंग पार्ट है, जिसमें डिसीजंस लिए जा रहे हैं, थॉट्स लिए जा रहे हैं, यू आर अवेयर ऑफ इट, तुम कोई डिसीजन ले रहे हो, अवेयर हो, डेली लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, दुनिया में क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ दिमाग नहीं लगाना है, क्या डिसीजन सही हो सकता है, क्या डिसीजन गलत हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुम कहते हो माई नेम इज़ दिस, मेरा नाम ये है, या आई एम दिस, आई डू दिस, तो ये तुम्हारी ईगो है जो तुम्हारी आइडेंटिटी को डिफाइन कर रही है, और यही है जो रोज़मर्रा में तुम्हें सामने वाले से अलग बनाता है कि मैं उससे कैसे अलग, मैं इससे कैसे अलग, मैं ये कैसे मुझसे अलग हो सकता है, वो मुझसे कैसे अलग हो सकता है। बट इसकी एक लिमिटेशन है, ये सरफेस लेवल है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जो अभी हमने एग्जिस्टेंशियल आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट बनाया, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हम ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, लेकिन अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। माइक आ गया बीच में, अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, आगे पीछे डेवलप लेयर्स हैं, जिन लेयर्स की वजह से इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, और वो जो है आपके अनकॉन्शियस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, बट हम उसको रियलाइज़ नहीं करते। आगे बढ़ते हुए इन्होंने कहा कि एक पर्सनल अनकॉन्शियस होता है, जहाँ पे आपकी सारी हिडन मेमोरीज, आपकी सारी हिडन फीलिंग्स एक स्टोरेज की तरह है, जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, वैसे स्टोरेज की तरह है। वो एक्सपीरियंसेस ऐसा नहीं है सब में कॉमन होंगे, वो एक्सपीरियंसेस आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे, इमोशंस, हैबिट्स, ट्रॉमास, कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा, वो जाके पीछे छुप गया है, वो पर्दे के पीछे चलेगा, पर्दा दिख रहा है पीछे, उसके पीछे समुंदर है खूबसूरत सा, तो पीछे छुप गया है, और उस वजह से आप उसमें अवेयर नहीं है क्या हुआ है, वो कैसे छुपा, क्यों छुपा, बचपन में कभी होगा, लेट से असेंबली चल रही है बचपन में, नर्सरी केजी में, और तुमको सिंगिंग करनी है, यू वांट सिंगिंग करनी है, को थॉट ऑफ द डे नहीं होता था असेंबली में, एक एक करके बच्चा आएगा बताएगा थॉट ऑफ द डे बताना है, और फंस गए तुम, बेइज्जती हो गई, या डांस करते करते फिसल गए, बेइज्जती हो गई। वो बेइज्जती उस वक्त तो भूल गया इंसान, लेकिन अब जब भी सिंगिंग करने जाते हो या कुछ बोलने जाते हो, 10 लोगों के सामने कुछ बोलते हो, तो घबराहट होती है, टेंशन होती है, क्यों? क्योंकि वो बचपन का एम्बैरसमेंट वाला ट्रॉमा अंदर फंस चुका है। तो ये तो गया हिडन वाला। अब इन्होंने और एक स्टेप आगे जाके एक कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बारे में बताया, विच इज़ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, विच इज़ अ शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस। और ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस में ही इन्होंने अपने एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, जिसको आगे थोड़ा सा समझता है, आर्कीटाइप्स का। इसमें इन्होंने कहा कि एक लेयर होती है, तुम्हारी ईगो आई, उसके नीचे पर्सनल अनकॉन्शियसनेस आई, अनकॉन्शियस आया, और उसके नीचे द कलेक्टिव अनकॉन्शियस आया। द कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, मैं अनकॉन्शियसनेस बोलते रहा हूँ, दोनों बहुत अलग चीज़ है, उसमें ध्यान दे लेना गलत बोलते रहा हूँ, बट अनकॉन्शियस आया, और ये जो लेयर है, ये शेयरिंग चल रही है भाई इनके बीच में। इसके अंदर यूनिवर्सल सिंबल्स है, जिनको आर्कीटाइप बोला जाता है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं हाउ वी थिंक, हाउ वी बिहेव। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल होती है, यहाँ भी चल रहा है, इस इंसान के साथ भी सेम चीज़ लगता है ना, यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, जो उसके साथ होता है वो तो मेरे साथ भी हुआ है, और वो चीज़ें आर्कीटाइप्स होती हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा सा चलो आगे समझ लेंगे। तो एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एक आइडिया ऑफ हीरो, एक हीरो का आइडिया होता है, ठीक है? अगर तुम पॉप कल्चर में देखो, सुपरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, आयरन मैन हो गया, लेजेंड्स में देखो, माइथोलॉजी में देख लो तो हिंदुज़म में राम हो गया, या फिर किसी और रिलीजन में, इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद हीरो फिगर हो गए, या फिर क्रिश्चियनिटी में वो जीसस क्राइस्ट हो गए, या फिर जूइज़म में वो मोजेस हो गए, बुद्धिज़्म में वो कौन हो गया, गौतम बुद्धा हो गए। तो हीरो फिगर है। अब वो हीरो फिगर हो सकता है रियलिटी में एग्जिस्ट करता भी हो सकता है वो बहुत जगहों के मिल बांट के बना के बहुत सारी स्टोरीज के एक पर्सनालिटी ट्रेट मल बन के एक इंसान बन जाता है ना। तो
वो हो गया आपका हीरो फिगर। फिर फॉर एग्जांपल मदर फिगर, जैसे हम बोलते हैं मदर अर्थ बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं, या वर्जिन मैरी बोला जाता है, या फिर मदर टेरेसा टाइप मदर फिगर पूरा परफेक्ट दिखाया जाता है, जो परफेक्शन है, ओमनी बेनेवोलेंस काइंड ऑफ गॉड का जो ट्रेट होता है ना, कि ऑल गुड वेरी काइंड, उसके अंदर बदमाशी हो नहीं सकती है, नर्चर सेफ्टी वो दर्शाता है। तो ये बन जाता है आपका मॉडल ऑफ यंग। तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर इंसान के सिमिलर ड्रीम्स होते हैं, हर इंसान के सिमिलर मिथ्स होते हैं, हर इंसान के सिमिलर इंस्टिंक्ट्स होते हैं, बट उसको कल्चर और रिलीजन डिफरेंट दिखाने की कोशिश करता है। यंग का ये कहना था कि भाई साहब, दिस इज़ वॉट कल्चर्स आर, दिस इज़ वॉट अ ह्यूमन माइंड इज़, एंड एक ह्यूमन माइंड, इंसान का दिमाग पूरे कल्चर को डिफाइन करता है। तो ऊपर ऊपर से मत देखो कि ये कॉन्शियस है, ये कॉन्शियस थॉट्स हैं, उसके नीचे बहुत कुछ चल रहा है। अनकॉन्शियस में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो तुम्हें यकीन भी नहीं होगा भाई, एकदम फाड़ने फोड़ने वाली चीज़ें चल रही हैं। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग पे मत रहो, नीचे जाओ। तो हमने माइंड को ऊपर का, तो एक तो ईगो हो गया सरफेस लेवल, हमारा मुद्दा सरफेस लेवल नहीं है, हमारा मुद्दा है पर्सनल अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस के ऊपर। कि भाई एक तो है आपका फॉरगॉटन मेमोरीज जो कि आपका पर्सनल अनकॉन्शियस है, और एक आपका शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस जो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस, जो भी हमने फिगर विगर की बात करी। यहाँ पे अगर हम पर्सनल अनकॉन्शियस की बात करें तो पर्सनली तुम्हें इंडिविजुअल को कैसे शेप करता है। इंसान के अंदर फियर है, डिज़ायर है, हैबिट है। इंसान का फियर अलग हो सकता है, डिज़ायर अलग हो सकता है, हैबिट अलग हो सकता है। किसी को पानी से डर है, किसी को मकड़ी से डर है, किसी को आग से डर है। आग से तो सबको ही डर होता है, किसी को नहीं डर होता है। सबको किसी ना किसी चीज़ से फोबिया होता है, डर होता है। ये आपका हो गया पर्सनल अनकॉन्शियस। फोबिया वैसे बहुत डिस्टेंट, बहुत एक्सट्रीम पे पहुँच गया, बट दिस इज़ वॉट पर्सनल अनकॉन्शियस इज। कलेक्टिव अनकॉन्शियस के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हर ह्यूमन यूनिवर्सली शेयर कर रहा है, एंड दैट बिकम्स योर कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं आर्केटाइप के ऊपर, जो कि यूनिवर्सल फिगर है। और ये जो हमने पहले पढ़ा कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आर्केटाइप। लेट्स से एक सिनेरियो इमेजिन करो, तुम एक ड्रीम देख रहे हो, ड्रीम में तुम्हें एक ओल्ड मिस्टिकल फिगर दिखा, एक बाबा दिखा, जो तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो ड्रीम तुम्हें वापस से कभी दिखा, लेकिन बाबा की शक्ल अलग है, बट दाढ़ी वाइट है, वो बाबा है। मतलब एक बाबा दिख रहा है अलग अलग फॉर्म से, अलग अलग ड्रीम्स में। तो इसका मतलब है कि आपका अनकॉन्शियस आपको एक आर्केटाइप दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक कैरेक्टर है तुम्हारे दिमाग के अंदर, एक मूवी चल रही है तुम्हारे दिमाग के अंदर, और ये जो पैटर्न है ये हर इंसान को कनेक्ट करता है। ये बाबा शायद सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम्हारे अंदर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल कॉलिंग नहीं आ रही है, बहुत लोगों को दिखेगा। और इसका थोड़ा सा आइडिया ना प्लेटो ने भी दिया था। प्लेटो का अल्टीमेट लेक्चर देखना, उनका जो फॉर्म्स एंड आइडियाज़ था उसमें भी था कि एक आइडिया अनमूविंग होता है, अनचेंजिंग होता है, परफेक्ट होता है। यहाँ पे जो हमें आइडियाज़ आ रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है वहाँ के आइडियाज़ के, जो कि एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है, बियॉन्ड दिस फिजिकल रियलिटी। कुछ आइडियाज़, एक ऐसा रेल्म एग्जिस्ट करता है, वहाँ से आ रहा है। अब जिसको मेटाफिजिकल नहीं पता, लेट्स से हेल हेवन का कॉन्सेप्ट, एक ऐसी दुनिया जो इस दुनिया के परे है, पाताल लोक, परलोक जो बोला जाता है, इस दुनिया के परे है। तो वो क्या हो गया, वो होता है मेटाफिजिक्स, जो हमारी फिजिकल लॉज एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो हम लोग फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो प्लेटो ने कहा था कि मेटाफिजिकल वर्ल्ड में आइडियाज़ होते हैं जो परफेक्ट होते हैं, और हमारे दिमाग में जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो उसकी परछाई की तरह आ रहे हैं, दोज आर नॉट परफेक्ट। बट यहाँ पे युंग ने कहा कि आइडियाज़ आर एवर चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि वो एक परफेक्ट चीज़ की परछाई है और उसको बदल नहीं सकते। दीज आर एवर चेंजिंग, डायनामिक है। इंडिविजुअल का एक्सप्रेशन होता है, हर इंडिविजुअल, हर इंसान की छाप होती है उन एक्सप्रेशन में, वो उसका पर्सनालिटी, वो उसकी बिहेवियर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और यही यूनिवर्सल पैटर्न इन्होंने फिगर आउट करने को बोला। कुछ आर्केटाइप समझा देता हूँ। वैसे तो इनके काफ़ी ज़्यादा आर्केटाइप्स हैं। अगर इसका क्रक्स देखो, मतलब कॉन्सेंट्रेट कर दो, तो 4 ही हैं जो मेन निकलते हैं। लेकिन ये जब 4 अलग अलग जगहों पर ओवरलैप करते हैं तो 12 आर्केटाइप्स निकलते हैं। हम लोग यहाँ पे मेन 4 की बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है विच इज़ द पर्सोना, एक मुखौटा, एक मास्क जो हम पहन के चलते हैं। दोस्तों के सामने कुछ हैं, घर वालों के सामने कुछ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बीवी बच्चों के सामने कुछ हैं, और ये मास्क हम अपने साथ लेके चलते हैं हर वक्त। मास्क लेके नहीं, वो देखे होंगे, मीम्स देखे होंगे या शॉर्ट यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, मास्क है, मास्क उतारा रख दिया उसने, और पर्सनैलिटी अलग है, अंदर से परेशान है और वो सामने से बाहर से खुशी आ रही है। इंस्टाग्राम के ऊपर लोग अपनी लाइफ अलग दिखाते हैं, वैसे लगी पड़ी है इंस्टाग्राम के अलावा लाइफ की लगी पड़ी है, अच्छी चल नहीं रही है। दोज आर मास्क्स। और यही चीज़ अगर
बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ओवर पावर कर जाए कि तुम भैया वो मास्क ही नहीं उतार पा रहे। इसका डेंजर होता है, ये जो पर्सोना वाला आर्किटाइप है इसका डेंजर होता है अगर तुमने इतना भूल गए अपने आप को, इतना खो गए उस मास्क के अंदर कि तुम सबके साथ ही वैसे रहते हो। कुछ बैंकर्स होते हैं, वो बैंक में उनका एक मास्क होता है कि हम स्ट्रिक्ट बैंकर हैं, हम जितने बजे लंच करेंगे कोई काम पे नहीं आएगा, कोई हमसे चूं भी नहीं कर सकता, कोई लाइन तोड़ेगा तो मैं उसको सुना दूंगा, मेरे में एटीट्यूड रहेगा। जो होते हैं ना सरकारी बैंकर लोग होते हैं, वो मास्क लेके वो हर जगह चलते हैं। डिप्लोमेट्स में बहुत ज़्यादा होता है, IAS IPS ऑफिसर्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है ये। उनके अंदर एक चौड़ आ जाती है। नॉट टू डिफेम एनीवन, जो कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, उनका प्रोफेशन है, बट वो मास्क उतारना भूल जाते कि जॉब नौकरी अलग है, घर में सबके साथ अलग है, उनके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है अलग ही, तो मास्क उतार ही नहीं पाते। तो मास्क आपके लिए डेंजर भी प्रूव कर सकता है। फिर आता है दूसरा शैडो, जो कि है हमारी डार्क साइड, हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारी परेशानियाँ, हमारे डिज़ायर्स जो कि दब गए हैं। हो सकता है कि इंसान बहुत पोलाइट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बट बहुत पोलाइट है, बट अंदर से इनसिक्योर है, अंदर से जो है जेलस है, अंदर से उसके अंदर एग्रेशन है, और वो उस एग्रेशन को चैनल नहीं करना चाहता, उसको दबा देता है, उसको सप्रेस कर देता है। चलो कोई बात नहीं भाई, जाने देते हैं, कोई बात नहीं भाई, जाने दिया कि भाई मैं अपने आप को दुख नहीं दूंगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इसी में इसका डेंजर ये है कि इतना ज़्यादा वो दबा देते हैं उस एग्रेशन को कि सेल्फ सैबोटाज हो जाता है। ये इसका डेंजर हो गया, इसलिए इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, मेन डू नॉट क्राई, मेन शुड नॉट क्राई, ठीक है, मेन शुड नॉट क्राई बिकॉज उनके DNA में एम्बेडेड नहीं है ऐसे रोना, वीकनेस। बट अगर तुम नहीं रोगे, अगर तुम अपने सारे इमोशन नहीं निकाल के लाओगे, तो तुम में प्लास्टिक में क्या फ़र्क हो गया, नंबर 1। नंबर 2, वो चीज़ फिर दूसरी तरीके से चैनल होती है। वो चीज़ बीमारियों में, साइकोलॉजिकल से फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स, मतलब शरीर में बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू चैलेंज दैट, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इन्होंने दिया द एनिमा एंड द एनिमस, विच इज़ फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। एनिमा इज़ द फेमिनिन साइड इन मेन, मतलब कहते हैं एक फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी होती है। कुछ लोग कहते हैं 70-30 के रेशियो में होता है, कुछ लोग कहते हैं 80-20 ज़्यादातर माना जाता है, 80-20 या 90-10 के रेशियो में होता है। मतलब एक अगर मर्द है 80% उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, तो 20% फेमिनिन एनर्जी रहती है। सेम गोज फॉर वेमेन, अगर वेमेन में 80% फेमिनिन एनर्जी है तो 10-20% मैस्कुलिन एनर्जी निकलती है। और फेमिनिस्ट लोग यही कोशिश करते हैं, वो जो 10-20 मैस्कुलिन है उसको एक्सपैंड करके वो 70 में लाने की कोशिश करते हैं, और वो ओवरलैप हो नहीं पाता, तो इसलिए ज़्यादा मैस्कुलिन फेमिनिन करने वालों को गाली ही पड़ते हैं। जो ज़्यादा मैस्कुलिनिटी की तरफ से आए या जो ज़्यादा फेमिनिज्म की तरफ से आए, उनको गाली पड़ते हैं। उसके ऊपर अलग से कभी वो ज़रा सोशो पॉलिटिकल सोशोलॉजी में चला जाता है, उसके ऊपर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, बताना कभी चाहिए तो बनाएंगे। बट एनिमा इज़ फेमिनिन साइड इन मैन, विच इज़ इमोशन, नर्चरिंग, ना, कंपैशन, थोड़ा सा मतलब कमज़ोर दिल। और एनिमस इज़ मैस्कुलिन साइड इन मैन, वेमेन, मतलब वेमेन के अंदर लॉजिक आ गया, डोमिनेंस आ गया, एसर्टिवनेस आ गया। वेमेन, ये नहीं कह रहे वेमेन इज़ नॉट लॉजिकल, क्या वेमेन इज़ इलॉजिकल, बट वेमेन डू नॉट थिंक लॉजिकली बट मोर इमोशनली। वो इमोशन का EQ ज़्यादा, इमोशनल क्वोशेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इमोशंस में बह के, जैसे बोलते हैं ना, माँ होती है, वो लॉजिकली नहीं सोचेगी, बोलेगी मेरा बेटा है, चाहे मेरे साथ गलत कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। भैया कमेंट्स में मत पहुँच जाना, बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं लोग। बात को समझो, मुद्दे को समझो। होती है ना औरतें कि भाई माएँ होती हैं, बेटे ने घर से निकाल लिया, कुछ कह दिया, लेकिन नहीं मेरा बेटा है वो, नहीं मेरा बेटा वो, क्योंकि उनका EQ हाई होता है, इमोशनल क्वोशेंट इज़ वेरी हाई। IQ उतना हाई नहीं होता, तो वो सोच नहीं पाती कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं मैन है तो डोंट क्राई, या वेमेन है तो एकदम कमज़ोर बन के बैठ जाओ कि कोई भी तुम्हें कुचल के रौंद के चले जाए। एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल वेलबींग के लिए भी, और साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है फाइनली द सेल्फ, विच इज़ द रियल यू। तुम कौन हो बताओ, कमेंट्स में जाके बताओ तुम कौन हो, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम कैसे हो। इसको अपनी डायरी की तरह ट्रीट करो, कमेंट सेक्शन को। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताओ, यहाँ पे किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं, फेक अकाउंट से हो, किसी से भी हो, तो अपनी पर्सनैलिटी को याद करवाओ अपने आप को कि मैं ये हूँ। कभी बार होता है ना, हम तो ये थे भाई, हमें तो सोसाइटी ने ऐसा बना दिया, हम तो ये थे भाई, हमें नौकरी ने ऐसा बना दिया, हम तो ये थे भाई, स्कूल ने कॉलेज ने ऐसा बना दिया। तो लिखो मैं ये था या मैं ये हूँ, जब भी उस पर लाइक आएगा तो बोलोगे हाँ हम ये हैं, मैं ये हूँ। जो द सेल्फ है, विच इज़ द रियल यू,
ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। इसके अंदर सब चीज़ों को ओवरलैप होता है, पर्सोना, शैडो, एनिमा सब चीज़ों को ओवरलैप होता है, तो वो इंसान बनता है। एग्जाम्पल आयरन मैन, टॉनी स्टार्क पहले प्ले बॉय था, फिर उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुई, उसने दुनिया बदल दी। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पूरे मार्वल यूनिवर्स में वो बन जाता है आयरन मैन, उसने पूरी मार्वल स्टोरी ऊपर नीचे कर दी। और इसी से इंसान का लाइफ गोल आता है, इंडिविजुएशन आता है, इंडिविजुअलिज्म आता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इन तीनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ वॉट लाइफ इज़, दिस इज़ हाउ यू लिव लाइफ। ये नहीं कि एक तरफ बैठ गए, एक जगह बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक इंडिविजुअल को अपने आप को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, मेंटली, फिजियोलॉजिकली, बॉडी और फाइनेंशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये चीज़ें ना मैं कभी कभार पुश करता रहता हूँ। अगर इंटरेस्ट आए तो इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी मिलेगी, व्हाट्सएप चैनल है, कम्युनिटी नहीं है। मैं बीच बीच में वहाँ पे वर्कशॉप लेता रहता हूँ, जब दिल करता है वहाँ एक दो वर्कशॉप पेल दी जाती है। तो एक वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग वहाँ पे पड़ी भी है, तो अगर इंटरेस्ट हो तो वो जाके देख सकते हो। ऑब्वियसली दैट इज़ अ पेड वर्कशॉप, है ना। हर चीज़ फोकट की आदत मत डालो भाई, बहुत गंदी आदत होती है। तो वो होती है, अगर देखना है कि हाउ टू ग्रो फाइनेंशियली एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सनैलिटी, है ना, हाउ टू ग्रो इन लाइफ एक्चुअली, सो यू कैन गो देयर। कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है, तो जाओ, वर्कशॉप होगी। बहुत छोटा विंडो में देता हूँ पेमेंट का, जिससे कम लोग रहें तो बेटर हो। ये नहीं बहुत लोग, क्योंकि वो 1-on-1 डिस्कशन वाली वर्कशॉप होती है, एक एक के साथ डिस्कशन होता है। रिकॉर्डिंग पड़ी है वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल पे, फ्री है, जाके आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इंडिविजुएशन पे बात हुई, विच इज़ द पार्ट टू द सेल्फ। नीचे आए थे फ्रीडरिक नीचे एक विल टू पावर का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। विल टू पावर में इन्होंने बोला कि हर इंसान पावर असर्ट करना चाहता है। पावर ये नहीं कि पॉलिटिकल पावर या मैं ताकतवर बन जाऊँ, उठा के पटक रहा हूँ, बट दे वांट टू बिकम देयर बेस्ट सेल्फ। वो बेस्ट सेल्फ बनने के लिए विल होती है कि मैं कुछ भी करके बेस्ट सेल्फ बनूंगा। वो हो सकता है किसी के लिए, हो सकता है वो टेनिस खेलता है, टेनिस में मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, वो भी हो सकता है मैं वर्ल्ड का बेस्ट फिशरमैन बनना चाहता हूँ, हो सकता है मैं अपने बीवी बच्चों को खुश, माँ बाप को खुश रखना चाहता हूँ। दैट इज़ योर विल टू पावर। तो विल टू पावर वॉज ए वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसको अगर खुद तुम बहुत IQ तुम्हारा हाई है तो उसको कर सकते हो अप्लाई अपनी लाइफ में, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, देन यंग ने कहा, क्योंकि यंग नीचा को फॉलो करता है, तो इन्होंने कहा कि भाई ओवरलैप करवाना पड़ेगा इसका। ये फिलॉसफी है, उसको प्रैक्टिकल में ओवरलैप करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इंडिविजुएशन का, विच इज़ द पार्ट टू सेल्फ। और ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, ये चलता रहेगा। अलग अलग आर्किटाइप्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स को तुमको जोड़ते रहना है, हटाते रहना है, जोड़ते रहना है, हटाते रहना है। लॉजिक गेट्स टाइप होता है ना, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है, एक ऑपरेशन चल रहा है। उस तरीके से एक पजल के तरह है, स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेस भी है, इमोशंस भी है, सब एक फिट एकजुट आके एक पिक्चर बननी चाहिए। तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, तुम्हारी पर्सनल स्टेबिलिटी भी है, तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे खुश है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा वाइफ हस्बैंड भी तुमसे खुश है, तुम्हारे भाई बहन भी तुमसे खुश हैं, तुम्हारे रिलेटिव भी तुमसे खुश हैं, जो कि नहीं हो सकता, रिलेटिव खुश होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे दोस्त भी तुमसे खुश हैं। अगर खुश नहीं भी है तो तुम्हें हायर रिगार्ड्स में देखते हैं, चाहे तुम बेइज्जती करें पीछे से, लेकिन उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी है। जो बाहर के लोग होते हैं कि भाई ये तो परफेक्ट है, इसकी पिक्चर पूरी परफेक्ट है। और गोल तुम्हारा ये होना चाहिए, यू शुड बी सेल्फ अवेयर, यू शुड बी ऑथेंटिक, साइकोलॉजिकली साउंड, वेल बैलेंस्ड, कि भाई एकदम तुम्हारा माथा कोई हिला नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ले लें, एक वर्कोहॉलिक इंसान जो अपनी परसोना, मतलब उसकी परसोना है, वर्कोहॉलिक है, उस चक्कर में अपनी शैडो, मतलब अपनी इमोशंस को भूल जाता है। क्या हूँ, कैसे हूँ, कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ खुश होना है। जहाँ खुश होना चाहिए इरिटेटेड रहता हूँ, जहाँ सही में इरिटेट होना चाहिए वहाँ हंस के आ जाता हूँ, हाँ भाई ठीक है ना, होता है ना। अरे यार ये बोल दिया होता उसको, वो मेरी बेइज्जती कर रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं, मैं मुंह देख रहा हूँ उसका, मुंह ताक के आ गया, क्योंकि क्यों, स्विच ऑफ हो गया, चुटकी नहीं बज रही आज, स्विच ऑफ हो गया माइंड। तो वहाँ पे वो थेरेपी लेता है, वो थेरेपी लेकर उसको समझ में आता है कि हाँ दिस इज़ व्हाट इट इज़। वहाँ वो किसी की कोचिंग लेगा, किसी की मेंटरशिप लेगा। इसने अगर किया है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं अगले 2-3 साल में अपने को यहाँ देखता हूँ, इसने ऐसा कर लिया है तो मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। अरे बताना कैसे किया तुमने, मैं करता हूँ। मुझसे जो ऊपर हैं, फाइनेंशियली ऊपर हैं, मुझसे सक्सेस लैडर में जो ऊपर है, आपने कैसे किया ज़रा बताना। मेरा बैलेंस ज़रा हिला हुआ है, समझने के लिए आपने कैसे किया मैं आपको समझूंगा, और फिर मैं अपने ऊपर वो चीज़ अप्लाई करूँगा। नहीं 7 बजे अंधेरा होता है, निकल रहे हैं ना, बस 10 मिनट रुक जा। अच्छी लग रही है, पहन के चल ले, शाम में अच्छा आएगा, गोल्डन आवर इफेक्ट आएगा। यहाँ पे 7:30 बजे अंधेरा होता है, पता है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अभी 5:30 बजे हैं, 2 घंटे हैं। अरे पहुँच जाएंगे, चल ले। फिर आता है द शैडो, जो कि हमारा हिडन सेल्फ है, हमारी पर्सनैलिटी के डार्क रिप्रेस पार्ट, जो कि हम एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम डिनाई करते हैं। इनसिक्योरिटी,
गिल्ट, टेंशन, एंग्जाइटी, नहीं नहीं मेरे को नहीं है भाई, मेरे को नहीं है, फियर, नहीं नहीं मेरे को नहीं है, और उसको हम अपने अनकॉन्शियस में पुश करते चले जाते हैं, पुश करते चले जाते हैं। ये बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर ये इग्नोर हो गया तो अचानक से एंगर बर्स्ट आएगा, जिसको बोलते हैं ना मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, अचानक से बॉडी शट डाउन कर जाएगी। होता है ना स्टेज पे जाके खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, हकला रहे हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, पता ही नहीं क्या हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ रहे हो? तो वो नहीं होना चाहिए, उसको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको अप्लाई करो अपनी जिंदगी। हाँ है डिज़ायर, है तो है, अरे रोना आता है तो आता है यार, अरे पैसे कमाने का डिज़ायर है तो है, ज़िंदगी अच्छी बनानी, तू मत कर, कौन कह रहा है तेरे को, मैं खुद कर रहा हूँ ना, तेरा हाथ पकड़ के थोड़ी बोल रहा हूँ तू भी कर, तेरी अपनी ज़िंदगी तेरे को करने कर, तू गटर में कूद, तू कहीं और से कूद, तू कुछ मत कर, कूदने को नहीं बोल रहा हूँ भाई, कूद मत जाना, बट सबका अपना है। मेरे को रोना आता है, मैं रोता हूँ, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको मैं ठीक करूँगा, बट पीछे मत धकेलो, वरना ऐसी जगह गुस्सा निकलेगा कि बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे। एग्जाम्पल इसका, एक इंसान को लगता है कि मैं बहुत काइंड हूँ, मैं सबके साथ प्यार से रहता हूँ, लेकिन असली में वो रूड है। उसका वो रिप्रेस जो है ना एंगर, जो उसकी शैडो है, रिप्रेस्ड इमोशन एंगर, अनकॉन्शियसली सरफेस करता है। कॉन्शियसली उसको पता है कि मैं भाई बहुत गुड हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लोग जो है, लोगों को मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन लोग पता नहीं करते। लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी उभर के रूड आ रही है, तुम्हारी पर्सनैलिटी उभर के नेगेटिव आ रही है, तो ध्यान देने वाली बात है। और एक और यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया, विच इज़ सिंक्रोनिसिटी, कि मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस होते रहते हैं ज़िंदगी में। इनके साथ भी हुआ, इनकी कहानी में पढ़ेंगे, जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे क्यों बिलीव करते थे, बट कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो डीपली कनेक्टेड बाय मीनिंग होते हैं। ज़रूरी नहीं है वो कॉज एंड इफेक्ट हो, हर चीज़ बोलते हैं ना लोग कॉजेशन, जैसे मेरा मानना ये है कि लक कुछ नहीं होता, तुम्हारी रियलिटी में कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तुम अवेयर नहीं हो, बट वो कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू होती आ रही है, और तुम उसको लक के ऊपर डाल देते हो, विच बिकम्स काइंड ऑफ अ बैड फेथ, जॉन पॉल साख्त वाली। वैसे क्लोजली रिलेटेड नहीं है, बहुत अलग हो गया, बट हाँ कि हमने डाल दिया, अल्लाह कह रहे लकी लकी है, वो लकी है, हम नहीं है, हमारी तो किस्मत ख़राब है। और यंग का ये मानना था, उनका कि ये डिवाइन स्पार्क्स है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है, तुम्हारे अनकॉन्शियस में आ रहा है, यूनिवर्सल इंडिकेशंस है। फॉर एग्जांपल तुम ड्रीम करते हो एक पुराने दोस्त के बारे में, बहुत सालों से नहीं मिले, और नेक्स्ट डे वो तुम्हें कॉल करता है, अरे भाई मैं तेरे को सपने में दिखा था, अरे भाई यकीन नहीं हो रहा। तुम किसी बड़े डिसीजन से स्ट्रगल कर रहे हो, यार ये करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करी, अचानक से एफएम में, रेडियो में तुम्हें सुनाई देता है, रील में स्क्रॉल करते करते उसी से रिलेटेड कुछ दिख जाता है, या सामने बिलबोर्ड, गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, मेट्रो बस में जा रहे हो, बिलबोर्ड में दिख जाता है, अरे भाई ये तो वही चीज़ है मैं जो सोच रहा था। तो ये मैटर क्यों करता है सिंक्रोनिसिटी की, सिंक्रोनाइजेशन में आ रहा है। इसके ऊपर भी मेरा बहुत सॉलिड एक, उसको स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल या सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस कह लो, है, सुपर नेचुरल तो ज़्यादा हो गया, मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस है, विच इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल, वियर्ड, लॉजिकल साउंड नहीं करता, बट हैं कभी, इफ़ द ऑडियंस इज़ रेडी, अभी द ऑडियंस इज़ नॉट मेच्योर इनफ, नॉट प्रिपेयर टू शेयर दिस, बट हाँ कभी करा जाएगा आगे जाते हुए। तो यंग ने कहा कि अपने कनेक्शंस, अपने ट्रस्ट, अपने इंट्यूशन पे गौर दो, गौर फरमाओ, ध्यान दो, उनको इग्नोर करके बाहर मत धकेलो। जब ये कर लोगे ना, तुम्हारे अंदर इनर पीस आ जाएगी, तुम्हारे अंदर एक सेल्फ ग्रोथ आ जाएगी, तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ज़िंदगी की मिस्ट्री। ये ज़िंदगी मिस्ट्री की तरह है, इस मिस्ट्री को आज तक सुलझा लोग नहीं पाए हैं, क्योंकि लोग सुलझाना नहीं चाहते। तो ये सब जब करोगे सुलझा पाओगे, सुलझाने की कोशिश तो कर पाओगे एटलीस्ट मेरे दोस्त। फाइनली इनके अगर कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक्सपीरियंसेस ले लें कि क्यों मिस्टिकल ये थे, क्यों स्पिरिचुअल इतने ज़्यादा थे, तो दो तीन यहाँ पे एनेक्डोट्स हैं इनके। पहले तो इनका एक द पोल्टरगीस्ट इंसिडेंट है, कि जब वो बच्चे थे तो वो ये कहते थे कि उनकी प्रेजेंस में, फिजिकल प्रेजेंस में चीज़ें टूटने लग जाती थी, क्रैक होने लग जाती थी, फर्नीचर अपने आप हिलने लग जाता था, और वो उनकी प्रेजेंस में था, किसी और की प्रेजेंस में था। पोल्टरगीस्ट अगर तुम देखो, उसका डेफिनेशन यही होता है कि किसी के अंदर ही सुपर नेचुरल कुछ टेंडेंसीज होती हैं, वो वेव्स, फ्रीक्वेंसीज, अजीब अजीब, उसमें मिस्टिकल सुपर नेचुरल चीज़ों में चला जाता है, अनसाइंटिफिक चीज़ों में चला जाता है मोस्टली, जिसका कोई एविडेंस नहीं है एज सच। बट हाँ
कि उसकी प्रेजेंस में एक्टिविटी होने लग जाती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लग जाती है उस इंसान की प्रेजेंस में, वो भूत प्रेत नहीं, उस इंसान की प्रेजेंस में। तो वो पोल्टरगीस्ट इंसिडेंट इनका था, इनकी माँ भी सुनती थी क्रैकिंग वैकिंग। फ्रॉइड के ऑफिस का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। फ्रॉइड और यंग कमरे में बैठे हुए थे, अचानक से यंग के डायफ्राम में पेन होने लग गया और बोल रहे मेरे को पॉपिंग साउंड आ रही है, पॉपिंग साउंड आ रही है। अचानक से फ्रॉइड का जो सूटकेस उसमें तो पार्ट से आवाज़ आई, दोनों की फट के 4 क्या 64 हो गई होगी उस टाइम पे। और यहाँ पे यंग ने कहा कि ये कैटालिटिक एक्सटीरियोराइजेशन है, बड़ा डिफिकल्ट शब्द है, कैटालिटिक एक्सटीरियोराइजेशन विच इज़ एक साइकिक एनर्जी है जो कि इन्वायरमेंट के अराउंड दैट पर्सन या अराउंड दैट उसका इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। तो इसको इन्होंने कहा। तो फ्रॉइड भी उस दिन उस 1-2 दिन तक फ्रॉइड ने भी कुछ नहीं बोला था, ये जब हुआ था कि हाँ भाई कहीं ना कहीं ये बंदा सही तो नहीं कर रहा। World War I से पहले यंग को यूरोप में ब्लड शेड दिखा था सपने में, मार काट चल रही है भाई, पूरा यूरोप ब्लड से कवर्ड है, हर जगह लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। और वॉर हुई, वॉर के बाद World War I के बाद बहुत लोग मरे थे। तो फ्रॉइड ने कहा, यही कहा कि देखो मैंने जो कहा था वो हो गया। कभी कभार चीज़ें रिलेटेड होती है, चीज़ें आती रहती है। और इसका स्टैनली सुपर नेचुरल ह्यूमन पहले करके किसी TV 18 पे आता था, एक इंसान ऐसा भी था जो सपने में देखता था, इसके 1-2 दिन में वो चीज़ हो जाती थी। बैंक में चोरी होने वाली हो गई, प्लेन गिरने वाली है, गिर गई, प्लेन हाईजैक होने वाली हो गई, हाँ आग लगने वाली है, आग लग गई। तो उसका एक्सपेरिमेंट करे थे कि आँख पे पट्टी बांधी कहीं लेके गए, क्या वो इमेजिन कर पाएगा कहाँ लेके गए, ये वो तो है, देख सकते हैं। बट अभी भी साइंस ना डेवलप्ड या ऑप्टिमाइज नहीं है उन चीज़ों को समझने के लिए। बाकी इनको अगर अल्टीमेट सुपर नेचुरल एक्टिविटी जो इनके साथ हुई थी, इनको अपने पेशेंट का एक घोस्ट दिखा था। वो पेशेंट इनको दिखा, इनको लगा वो पेशेंट ही है। बाद में भाई हॉस्पिटल से बाहर क्या कर रहा है, बाद में जाके इन्होंने हॉस्पिटल में पूछा, पता लगा वो तो 4-5 घंटे पहले मर गया और इन्होंने उसको आधे घंटे पहले ही देखा था, 15 मिनट पहले ही देखा था। तो उससे इन्होंने को ये बिलीव होने लग गया कि एक सोल होती है या फिर एक साइकी होती है विच कुड एग्जिस्ट इवन आफ्टर डेथ, फिजिकल डेथ के बियॉन्ड वो एग्जिस्ट कर सकती है। पार्ट 4 पे, मतलब फाइनल पार्ट पे आते हुए, जो भी पार्ट चल रहा है हमारा, इनका क्या इन्फ्लुएंस रहा, इनका क्या इफेक्ट रहा ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, आने वाली जनरेशन के ऊपर। साइकोलॉजी और थेरेपी पे तो बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट पड़ा इनका, जो शैडो इनकी थेरेपी का काम। पर्सनालिटी एंड MBTI जो एक पर्सनालिटी टेस्टिंग मेथड होता है, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है पूरी दुनिया में। MBTI मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, और पर्सनालिटी स्टडीज़ में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आज के डेट पे भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ये है। स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी पे बहुत ज़्यादा मदद हुई है। मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी अगर देख लें, सेल्फ हेल्प देख लें, माइंडफुलनेस देख लें, तो यंग की काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं यहाँ आज की डेट पे मदद करते हैं। पॉप कल्चर और लिटरेचर में आर्किटाइप्स जो उनके, हीरो, शैडो, वाइज ओल्ड मैन, ये सब आज की डेट पे भी हीरो फिगर, एक हर मूवी में, हर किताब में एक हीरो फिगर होता है, एक शैडो होती है, और एक वाइज ओल्ड मैन, एक बुढ़ाओ होता है जो इंटेलिजेंट होता है। ये मूवीज़ में आता है, मिथ्स में आता है ना। स्टार वॉर्स, मैट्रिक्स, ये सब देख लो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, यंग की बहुत ज़्यादा इंस्पायर करी आने वाली मॉडर्न फिलॉसफी को, मॉडर्न आर्ट को, मॉडर्न लिटरेचर को। इसके ऊपर एक अल्टीमेट लेक्चर ज़रूर बनता है। इट डिपेंड्स कि इस वीडियो में कैसा इंगेजमेंट आ रहा है। लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा लाइक से और बाकी इंगेजमेंट मेथड से, कमेंट से। तो देखते हैं कैसे जाता है। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया, तुम भी निकलो, हमको भी निकलना है भाई, मीटिंग है हमारी।